गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं, जहां पे आज हमारा टॉपिक होने वाला है ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन। और ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 होने वाले हैं। इसके पहले 7 और लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसे आप देखे होंगे या आगे देखेंगे या देख रहे होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले डील करते हैं हम ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ क्या होता है। तो इसको दो तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ए में फॉर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट का मतलब हो गया नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग, कोई भी करंट उससे फ्लो नहीं हो रहा हो, या ऐसे कह सकते हो कि स्टेडी स्टेट में, या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन नो एनी टाइप ऑफ रेसिस्टर इज कनेक्टेड विथ सेल, सेल के साथ किसी भी टाइप का कोई रेसिस्टर यानी कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज जैसे कि बल्ब, फैन या अदर चीज उससे कनेक्ट नहीं है, बस वो ऐसे ही रखा हुआ है, उसके साथ किसी भी टाइप का कोई रेसिस्टर यूज नहीं किया जा रहा है, तो स्टेडी स्टेट में। ठीक है ना। अब इसमें एक बार बार नाम आ रहा है सेल के बारे में। तो सेल के बारे में तो पता होगा कि सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन कंडक्टर। सेल एक डिवाइस होता है जो किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का कोशिश करता है। लेकिन सेल को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक और डेफिनेशन दिया जाता है कि सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड एनर्जी टू द कंडक्टर, जो कंडक्टर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड सेल। यानी कि सेल का एकमात्र काम होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को घुमाना, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, लगातार मेंटेनेंस में रहता है वो, जब तक सेल काम कर रहा है तब तक। तो क्लियर हुआ। अब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल हो गया, सेल है, इसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, एक इलेक्ट्रोड यहां होगा और एक इलेक्ट्रोड यहां होगा, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट फुलफिल रहता है, इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए रहते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट फुलफिल किया गया रहता है। ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये वाला जो है इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। ये क्या है, इसको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक है ना। ये कंटेनर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना कि बैटरी के अंदर, आई मीन सेल के अंदर कुछ ऐसा सर्टेन केमिकल रिएक्शन होता है, देखना, कुछ ऐसा सर्टेन केमिकल रिएक्शन होता है जो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स जनरेट करता है, और उस फोर्स को कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से किसी एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, यानी कि जमा होने लग जाते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है उसको कैथोड कहा जाता है, और जिस पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसे एनोड कहा जाएगा। ठीक है ना। अब ये प्लेट जो है, ये इलेक्ट्रोड जो है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पूरा पॉजिटिव, ये निगेटिव, जिसकी वजह से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप बन जाता है।
ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तब वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन भी ये रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की वजह से अब कौन सा फोर्स आ गया, हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको Fe लिखा जा सकता है, और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fn लिखा जा सकता है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका अमाउंट और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका अमाउंट इस कंडीशन में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो वहां पे इक्वल हो जाएगा। Fn इज इक्वल टू Fe, Fn इज इक्वल टू Fe और उसका वैल्यू हो जाएगा QE। पता है ये Fn इज इक्वल टू Fe और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। कब, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, यहां पर एक सेल है जिससे किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को नहीं जोड़ा गया है। ध्यान देखना, ध्यान से देखना, हो गया। अब यहां पर ईएमएफ का डेफिनेशन यहीं से तैयार होता है। ईएमएफ का, ईएमएफ को डिफाइन किया जाता है कि द डिफरेंस, या ऐसे कहो कि द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of cell, दोनों इलेक्ट्रोड के मतलब सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसको ईएमएफ कहेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, ये कहां पर होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड अ सेल होगा, और ये तब होगा जब नो करंट इज फ्लोइंग। यहां पर लिख सकते हैं नो करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो उस कंडीशन में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, या ऐसे कहो इनसाइड अ सेल, ऐसे भी कह सकते हैं टू इलेक्ट्रोड्स इनसाइड अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड ईएमएफ। उसको क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे हम। क्लियर इतना? जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो उस कंडीशन में किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट या दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिफरेंस को, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, ईएमएफ नाम देंगे हम। अब ये निगेटिव टर्मिनल है, यहां पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं तो यहां पर हो जाएगा माइनस भी और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। तो प्लस भी हुआ पॉजिटिव चार्ज की वजह से और माइनस भी हुआ निगेटिव चार्ज की वजह से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू, ये ई पढ़ा जाता है लेकिन थोड़ा सा लिखने का डिजाइन चेंज रहता है। ई बराबर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, V माइनस हो गया। और V किस में है, ये माइनस में है ना, तो यहां माइनस लगा दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा V प्लस, ये प्लस हो गया, और माइनस माइनस प्लस V माइनस, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये कब, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तब की बात है ये। अब देखो बड़ा सा एक चीज, एक ईएमएफ नाम होता है फुल फॉर्म, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इसमें नाम जोड़ा गया है फोर्स। एंशिएंट साइंटिस्ट जो थे या एंशिएंट जो पीपल थे उनका कहना था कि ये जो ईएमएफ है वो एक टाइप का फोर्स होता है। बाद में पता चला कि ईएमएफ जो है वो फोर्स नहीं होता है, वो किसी भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो।
लेकिन चूंकि पहले इसका नाम दे दिया गया था ईएमएफ, इसलिए बाद में कॉम्प्लिकेशन की वजह से इसका नाम चेंज नहीं किया गया। जैसे हर एक गांव, हर एक शहर और हर एक घर में अपने अपने रीति रिवाज हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं, बहुत पुरानी सभ्यता चली आ रही है। हो सकता है कि हम जानते हो कि उसमें कुछ रीति रिवाज गलत हो, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कुछ रीति रिवाज गलत हैं, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पुरानी सभ्यता है, पुराने दिनों से चले आ रहे हैं। सेम उसी तरह हम जान रहे हैं कि ये फोर्स नहीं है, एक टाइप का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन चूंकि एंशिएंट समय में इसका नाम दे दिया गया था, ईएमएफ नाम दे दिया गया था, तो कॉम्प्लिकेशन की वजह से इसके नाम को चेंज नहीं किया गया और आज भी इसे ईएमएफ ही हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट माइंड में रखिएगा, इट इज नॉट अ फोर्स, यह फोर्स नहीं होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इनसाइड अ सेल व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो उस समय दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसका फॉर्मूला हमने यहां पर लिख दिया। अब दूसरा देखते हैं, हम इसे मिटा रहे हैं, नोट कर लें आप ताकि इसे मिटा सकें हम। चलिए मिटा रहे हैं इसे हम। अब दूसरा देख रहे हैं, सेकंड फिगर को नहीं मिटा रहे हैं हम क्योंकि काम है उसका, फिगर का जरूरी पड़ रहा है, पढ़ने वाला है, फिगर का काम है यहां पर। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन में देख रहे हैं बी ऑप्शन में, बी तरीके से कि व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज या इलेक्ट्रिकल एप्लियंस is connected to the cell, यानी कि अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग किसके लिए, क्लोज सर्किट के लिए। यानी कि करंट इज बीइंग ड्रॉन, जब करंट को निकाला जा रहा हो, करंट इज बीइंग ड्रॉन, ठीक है ना, जब करंट निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी कि क्लोज सर्किट के लिए। तो क्लोज सर्किट के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर आप क्या करें, एक रेसिस्टर जोड़ दें, एक्सटर्नल से एक ला करके एक रेसिस्टर हमने जोड़ दिया आर रेसिस्टेंस के साथ। अब देखिए, अब थोड़ा सा कहानी चेंज करते हैं, बैटरी मैकेनिज्म पर आते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्यूमुलेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इधर, फिर इधर आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होता हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए इधर घूमेंगे, इधर आएंगे, फिर नीचे आकर के यहां पर जमा होने लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया। तो सर्किट के बाहर, आई मीन सेल के बाहर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, ऐसे मूव कर रहा है ये, और करंट किधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आता हुआ दिख रहा है तो करंट ऊपर जाएगा, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन होगा ये इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सर्किट के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो माइनस से किधर है, प्लस की तरफ है, ठीक है। अब एक चीज सोचते हैं, ये माइनस से इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे होते हुए इस टर्मिनल से, इसने अपना एनर्जी यहां पे खर्च किया, रेसिस्टर ने इलेक्ट्रॉन के सारे एनर्जी को खींच लिया अपनी तरफ, यहां इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं बचा, लगभग खत्म हो गया, उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, कोई काम नहीं किया गया, इलेक्ट्रॉन यहां आके एनर्जी लेस होकर के यहां पर रुक गया। नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव पर जाकर के रुकेगा। बाकी दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन गया, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन गया। अगर बार बार ऐसा होता रहा तो ये जो प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और लास्ट में इस प्लेट को खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन जनरेट करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, वो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो यहां बैठ रहे हैं
अब अगर एक ऐसा फोर्स लगता जो यहां पर बैठे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर देता, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाने लग जाता, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाता। तब देखो सर्किट कंप्लीट हो जाता, इलेक्ट्रॉन आता, ऐसे आता, ऐसे आता, यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस किया, यूज किया, रेसिस्टेंस ने रेसिस्टर ने उसके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूज किया, खर्च किया, फिर इलेक्ट्रॉन आता, एनर्जी लेस होकर के यहां पर जैसे ही पहुंचता, एक ऐसा एनर्जी उसको मिल जाता जो फिर से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ उसको धक्का दे देता। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेरा एनर्जी लॉस हो गया, एक एक्सटर्नल कोई पर्सन आया, उसने हमें खींचा, यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे ही वो पर्सन हमें खींचेगा, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी फील होगा और हम उधर ही मूव करने लग जाएंगे। पर्सन जो हमें खींच रहा है उधर मूव करने लग जाएंगे। तो हम किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, वो जो एक्सटर्नल पर्सन आया जो हमें खींच के ले गया और जहां हमें एनर्जी मिलने वाला था वहां पहुंचा दिया, यहां पर पहुंचा दिया, फिर यहां पर हमें एनर्जी मिल गया, फिर हम गए यहां पर एनर्जी खर्च किए, फिर आए, फिर यहां पर जब पहुंचे हमारे एनर्जी लॉस, फिर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हमको यहां से यहां पहुंचा दिया गया। अब कहानी समझते हैं। जो बैटरी मैकेनिज्म होता है, बैटरी का जो अंदर का वर्किंग होता है, अंदर का जो रिएक्शन होता है, वो एक ऐसा यूनिक रिएक्शन होता है, एक ऐसा सर्टेन रिएक्शन होता है, या ऐसा कहो कि उसमें कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है कि उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी का रिलीज होना। एनर्जी क्या होता है, रिलीज्ड होता है। अब एक चीज देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करके यहां पहुंचा था, इतना दूर तो गैप है, ये पहुंचना, इलेक्ट्रॉन को यहां से चल के यहां पे आना है, तब जाके सर्किट कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो ऐसे आता, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रुक जाता सारे इलेक्ट्रॉन, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाते। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वह एनर्जी इस यहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएगा और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि सबसे पहले मैंने बताया है कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, वन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ खींचेगा इनसाइड अ सेल। देखो कितनी बढ़िया कहानी है इसकी, कितना बढ़िया सीन है इसका, कितना तरीका से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन सब कुछ सोच सकता है, लिविंग थिंग है, ऐसा लग रहा है। कितना यूनिक तरीके से बाहर इलेक्ट्रॉन, सर्किट के बाहर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो किया, लेकिन सेल के अंदर यही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव आया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्योंकि सेल के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा था। वह एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला जो आया था घूम करके, अपना एनर्जी खर्च करके आया था। फिर उस इलेक्ट्रॉन को नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा यहां से यहां खींच के ला दिया गया और फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया। ऐसे बार बार होंगे। कब तक? जब तक इस सेल के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है और एक और कह सकते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होता है। विशेष आपको केमिस्ट्री में मिला होगा इसको। और इस टर्मिनल पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन है और यहां पर रिडक्शन होता है। ठीक है ना? इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहेंगे हम। समझ में आ गई कहानी ना, कि इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था, जैसे ही हमने सर्किट इसके साथ जोड़ा, एक एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़ा, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा, यहां सॉरी, फिर से एक बार क्लियर। यहां से इलेक्ट्रॉन चला, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन चला, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन के सारे एनर्जी को खर्च कर लिया गया। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेस होकर के आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एकदम एनर्जी लेस होकर के रुक गया।
उसके पास इतना एनर्जी नहीं बचा कि यहां से यहां आ सके। अब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो एक अजीब रिएक्शन हो रहा था जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी शामिल था, उसने एनर्जी रिलीज किया। वह एनर्जी यहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को मिला, उस इलेक्ट्रॉन को नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच करके यहां से यहां पहुंचा दिया। सर्किट कंप्लीट। देखो यहां से क्या आ गया, यहां की तरफ आ गया, फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इनसाइड अ सेल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट आउटसाइड द सेल इट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव और सेल के बाहर निगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों? ताकि इसका सर्किट कंप्लीट हो सके, सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो सके। तो इसको अब डिफाइन किया गया ईएमएफ को कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ईएमएफ को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी given to electrons to carry 1 unit of positive charge, यहां लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू कंप्लीट, देखना, टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। और इसको कह सकते हैं हम वंस राउंड, एक बार घुमाने में। फिर से एक बार समझिए, इस इलेक्ट्रॉन को द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल के द्वारा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन to carry 1 unit of positive charge from one terminal to another to complete its circuit। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए जितना एनर्जी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। उसको क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक चीज और जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बाद, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा एनर्जी दिया जा रहा है। गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू कंप्लीट द सर्किल, टू कंप्लीट द सर्किट वंस राउंड, एक बार कंप्लीट सर्किट करने के लिए, एक बार पूरा घुमाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला है तो घूम करके जब तक यहां पहुंच नहीं जाए तब तक एक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हमारे पास बैटरी नहीं होता, सेल नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जाता जाता रेसिस्टर के द्वारा यूज किया जाता, एनर्जी लॉस होकर के यहीं पर रुक जाता, फिर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जब यहां पे रुकता है तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा उसे एनर्जी दिया जाता है और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा खींचा जाता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेस हो गए, उनको एनर्जी भी मिल गया, उनका मूवमेंट भी हो गया, तो पॉजिटिव से निगेटिव आ जाएंगे, फिर यहां पहुंचते हैं, फिर अपना सर्किट कंप्लीट, फिर यहां आएंगे, फिर उनको एनर्जी मिलेगा, फिर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा खींचा जाएगा और वो यहां से यहां पर पहुंच जाएंगे। यही कहानी थी। तो इसका एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये हटा रहे हैं हम, क्लोज सर्किट के लिए एक और फॉर्मूला लिखा जा सकता है। देखिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन कहो या एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन कहो, जितना एनर्जी दिया जाएगा उतना वर्क डन होगा। और बाई किसका? बाई किसके द्वारा हुआ? चार्ज के द्वारा, वर्क डन गिवन। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं? बाई क्यू, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। W बाई क्या लिखा जा सकता है? ये भी लिखा जा सकता है, W बाई क्यू भी लिखा जा सकता है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो किस फोर्स के द्वारा हो रहा है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा होता है। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
और यहां से यहां तक की दूरी को हम डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो Fn इंटू डी और बाई कितना हो जाएगा, Q हो गया। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला हो सकता है। एक हम पढ़े थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का V प्लस, आप प्लस किसका, V माइनस, ये भी पढ़े थे। और एक ये भी फॉर्मूला, ये हो गया क्लोज सर्किट के लिए और ये होता है ओपन सर्किट के लिए। तो मिटाएं इसे हम, गुड, बढ़िया। फिर से फिगर को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि फिगर का भी फिर काम है, अभी फिगर पे ही समझना है पूरा। ये हो गया, हम मिटा दिए इसको, नोट करते चलें आप लोग, ये हमने मिटा दिया। इसमें कुछ टर्म हम मिटा रहे हैं क्लियर करने के लिए, ये साफ कर रहे हैं इसको, हो गया लगभग, बाकी का तो काम है। अब देखिए, अब टर्म आता है सेकंड वाला, इंटरनल रेसिस्टेंस। हाँ, एक चीज और पहले देख लें, अगर कोई पूछे ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होगा, तो ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम उठाते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। इसको स्मॉल r से डिनोट किया जाएगा और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओम होगा, और ओम को कुछ हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब समझते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। सो देखिए होगा, जब पॉजिटिव से निगेटिव सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट पॉजिटिव एटम्स मिलेंगे उससे। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव ट्रेवल कर रहा होगा एनर्जी दिए जाने की वजह से, तो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट पॉजिटिव आयन से उसका कोलिजन होगा। समझो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है, इनसाइड अ सेल की बातें हो रही हैं, सेल के अंदर की बातें हो रही हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट पॉजिटिव एटम्स से उसका कोलिजन होगा। कोलिजन होने से इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएशन होगा, और उसी समय इलेक्ट्रिक करंट का पाथ भी अपोज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कि इनसाइड अ सेल, the opposition of flow of electric charge, opposition of flow of electric charge is called internal resistance। उसको क्या कहेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस कहेंगे। बाहर तो अपोज होना ही है, बाहर रेसिस्टर लगे हुए हैं तो अपोजिशन तो फिक्स है, और कंडक्टर है तो फिक्स है अपोजिशन। लेकिन सेल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन अगर चल रहे हैं, कहां से, पॉजिटिव से निगेटिव तक आने के लिए, तो रास्ते में इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव एटम्स उसे मिलेंगे। तो उस पॉजिटिव एटम से टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज का अपोजिशन होगा, चार्ज को अपोज किया जाएगा, या अपने पाथ को चेंज कर लेगा। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट पॉजिटिव एटम के साथ कोलिजन की वजह से। और जब फ्लक्चुएशन होने लग जाएगा, पाथ अपोज होने लग जाएगा, तो आपको पता है कि द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो बस इनसाइड अ सेल लगा दीजिए, हो जाएगा। तो कोलिजन किसकी वजह से हो रहा है, तो पॉजिटिव एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये कोलिजन हो रहा है। किसके, पॉजिटिव एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोलिजन हो रहा है, और उसी कोलिजन की वजह से इसका पाथ जो हो रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस की कहानी। क्लियर, इसे भी मिटा रहे हैं हम। उसके पहले एक चीज और देख लें कि इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, यानी कि आप अंदर किस टाइप का मटेरियल डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 2 नंबर में, सेकंड नंबर में, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ये डी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। मान के इसको बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से निगेटिव तक आने के लिए रास्ते में पॉजिटिव एटम्स ज्यादा मिलेंगे, तो ज्यादा भिड़ंत होगा, ज्यादा टक्कर होगा, ज्यादा कोलिजन होगा, तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कह सकते हैं। थर्ड नंबर में कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब समझो, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होने से रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में, ये इलेक्ट्रोलाइट है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस उतना घटेगा। याद रखना, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस उतना उसका कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब मिटा रहे हैं इसे हम। अब चलते हैं हम लोग, फिगर रहने देते हैं, फिर हम एक ही फिगर पर पूरा समझा देना है। अब देखते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। सब याद रखना कि किसको किस चीज से डिनोट किया जा रहा है और कौन क्या है। सो अब देखते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। देखिए, देखते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। बाबू, टर्मिनल वोल्टेज, इसकी कहानी भी थोड़ी समझ लें हम लोग। मार्केट में गए, आप सेल खरीद के लेकर के आए। सपोज कीजिए कि आपने 1.5 वोल्ट का सेल खरीदा, ठीक है ना। उस पे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, जैसे कि घड़ी में लगने वाली बैटरी, जो दीवार घड़ी होती है उसमें लगने वाली बैटरी को आप देखेंगे तो उस पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। तो कंपनी ये दावा करती है, कंपनी का कहना होता है कि हमने जो सेल बनाया है वह 1.5 वोल्ट सप्लाई करेगी, 1.5 वोल्ट देगी। यानी कि ये जो सेल लगा हुआ है उसके अंदर कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा। 1.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितना वोल्ट का बैटरी है, कंपनी का कहना होता है कि मेरा जो सेल है या बैटरी है वो 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इस हिसाब से दिया रहता है। तब 1.5 वोल्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सेल जब आप लेकर के आओगे, यहां सेल हमने सपोज कीजिए सेल आए, एक तरफ निगेटिव टर्मिनल है और दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके अंदर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। तो कंपनी का कहना होता है कि ये सेल जो है वो 1.5 वोल्ट दे रही है, लेकिन कब, ओपन सर्किट के लिए, यानी कि व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, यानी कि नो एनी एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड विथ दिस सेल। इस सेल से कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टर, एक्सटर्नल सर्किट नहीं जुड़ा हुआ रहे तब। जैसे मार्केट से आप सेल खरीद के लेके आए, सेल आप लेकर के आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने यूज किया तो आपने देखा कि ये तो 1.5 वोल्ट दे ही नहीं रहा है, ये तो 1.2 वोल्ट दे रहा है या 1 वोल्ट दे रहा है। क्यों? तो बाकी कहां चला गया? अब इसकी कहानी है, देखिए। तो माना कि इससे हमने एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़ दिया, ये 1.5 वोल्ट है, बाहर इसने सप्लाई किया 1.2 वोल्ट, सप्लाई कर दिया इसको कितना मिला, 1.2 वोल्ट मिला। तो कितने की कमी हो गई बाबू, यानी कि अंदर कितना रह गया, 0.3 वोल्ट रह गया। अब इलेक्ट्रोलाइट ने अपने आप में रख लिया, इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट था अंदर, उसने 0.3 वोल्ट या कुछ वोल्ट
0.3, 0.4, 0.2 फिक्स नहीं है कि 0.3 ही रखेगा और बाहर 1.2 ही देगा, कुछ ना कुछ अपने अंदर रख लेगा। तो जितना उसने बाहर दिया, सेल ने बाहर जितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर के ऐसे घूम करके एक्सटर्नल यहां तक, इंटरनल नहीं देखना है, एक्सटर्नल, सेल ने एक्सटर्नल सर्किट को जितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया उसी को क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। हम उसी को क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे हम। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि द पोटेंशियल डिफरेंस, देखना, द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes outside the cell, ठीक है ना, when current is being drawn, जब करंट निकाला जा रहा हो उस समय, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। ये मिटा देना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइट सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में ना, जितना बाहर उसने सप्लाई किया, या एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडिंग टू द सर्किट, प्रोवाइडिंग टू द external circuit by a cell is called terminal voltage, उसे क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, that is called terminal voltage। समझे बात को, कि सेल ने बाहर जितना प्रोवाइड किया रेसिस्टर को, उसी को क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे हम, ठीक है। अब इसे मिटा रहे हैं, अब इस फिगर को मिटा करके एक दूसरा फिगर समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं हम। अब इसको एक फिगर से बाबू समझते हैं। देखिएगा कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एक्सटर्नल सर्किट है, ऐसे यहां पर हमारे पास सेल है, वो वाला सेल नहीं है। कौन वाला सेल है, वो एक पे एक जो फ्री होता है वो वाला सेल नहीं है। ये कौन सा सेल है, ये अपना डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर रहा था, ठीक है ना। ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। इलेक्ट्रिक करंट यहां से निकला, यहां पे आया, यहां पर रेसिस्टेंस आर का सामना करना पड़ा, यहां पर वोल्टेज भी मिलेगा उसको, और यहां पे आया, वोल्ट मीटर लगा हुआ है वहां पर। फिर इलेक्ट्रिक करंट आई आया, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट आई आया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई आया, और ये अगर सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर भी इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे, मैंने बताया था। इसको स्मॉल आर नाम दे दिया गया, इंटरनल जो रेसिस्टेंस है उसको स्मॉल आर नाम दे दिया गया, ठीक है ना। क्लियर इतना, स्मॉल आर। अब देखते हैं ये पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन मिटा रहे हैं हम, टर्मिनल वोल्टेज और बाकी सब भी मिट गया सब। अब देखिए सब याद होगा कि कौन क्या है, सो उम्मीद है सब याद होगा। इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहते हैं हम। जितना वोल्टेज बाहर निकलता है, जितना एक्सटर्नल सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव एटम्स के द्वारा जो अपोज किए जाते हैं उसे इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो सपोज करते हैं एक चीज और, माना कि ये बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसने बाहर सप्लाई किया 6 वोल्ट, तो ईएमएफ कितना है यहां पर 10 वोल्ट है, ठीक है ना। बाहर टर्मिनल वोल्टेज यानी कि भी उसने कितना सप्लाई किया, 6 वोल्ट सप्लाई किया, यानी कि 4 वोल्ट तो अंदर रह गया ना, 4 वोल्ट तो अंदर रह गया ना,
याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट ने 4 वोल्ट अपने अंदर रख लिया, तो I यहां से इन किया था, तो IR का मान यहां पर देखिए, IR का मान कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा जितना वोल्ट को अपोज कर दिया गया वो अंदर आ गया, जो बच गया वो बाहर निकल गया, तो IR को अपोज कर दिया गया। तो अगर हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, तो अगर टर्मिनल वोल्टेज और इसको जोड़ दें हम, यानी कि 6 वोल्ट और 4 वोल्ट को जोड़ दें, V प्लस IR कर दें हम अगर, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकल जाएगा। यहां से फॉर्मूला आपका बाहर आ गया, ठीक है ना। यानी कि लिख सकते हैं EMF बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल के अंदर जो पोटेंशियल रह गया वो हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू V प्लस क्या लिख सकते हैं हम, IR लिख सकते हैं हम। अब देखिए बाबू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि E माइनस IR इज इक्वल टू V लिख सकते हैं। ये टर्मिनल वोल्ट का फॉर्मूला आ गया, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब देखिए यहां से उठाते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस IR, V को इधर भेजिए, तो E माइनस V इज इक्वल टू IR। अब I को नीचे भेजते हैं, तो E माइनस V बाई I इज इक्वल टू R। अब इसको सॉर्ट करते हैं, तो E माइनस V, और हम जानते हैं बाबू कि V इज इक्वल टू होता है IR, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, V बाई R इज इक्वल टू I। तो यहां पर लिखते हैं I के बदले में V बाई R इज इक्वल टू R। अब इसको सॉल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है E माइनस V बाई V इंटू R इज इक्वल टू R। ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसे किसके किसके बीच का रिलेशन हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस यहां पर था, इंटरनल रेसिस्टेंस, EMF और टर्मिनल वोल्टेज। फिर से EMF, उसके बाद इंटरनल रेसिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन यहां आपको पता चल गया। मैंने बोला था ना कि लास्ट में वही मिलेगा। इसको चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, E बाई V माइनस V बाई V और इंटू R इज इक्वल टू R, यानी कि E बाई V और V बाई V कैंसिल, 1 हो गया, इंटू R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो यह भी टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो इस तरह से हम टर्मिनल वोल्टेज भी देख लिए, पोटेंशियल ड्रॉप भी देख लिए। पोटेंशियल ड्रॉप कितना, अंदर जितना वोल्टेज रह गया वो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। जैसे मान के कि हम 12 वोल्ट का बैटरी खरीद कर लेकर के आए, जब हमने उसे सर्किट से कनेक्ट किया तो पाया कि बाहर जो जा रहा था 9 वोल्ट ही सप्लाई हो पा रहा था, यानी कि 3 वोल्ट कहां रह गए, अंदर रह गया कितना, 3 वोल्ट, और 9 वोल्ट बाहर आ गया। तो ये जो 9 वोल्टेज आया बाहर निकला उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। ये 3 वोल्ट जो अंदर रह गया वो क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर, सॉरी अक्रॉस द सेल हो गया। और 9 और 3 दोनों को एक साथ जोड़ दें तो जो टोटल वोल्टेज आएगा, V और IR को जोड़ दें तो जो टोटल वोल्टेज आएगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे हम, यानी कि EMF कहेंगे। तो आज के लेक्चर का यही कहानी था, बस आज के लेक्चर का कहानी खत्म। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 लेकर के, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं हम लोग वहां पर। क्लियर बच्चों, तो रहने देते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।